हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम बात कर रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बात बताइए कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, सीधी सी बात है, जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर जो होते हैं वो नहीं प्रोड्यूस करते। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है, आपने 5 तरह के प्लांट्स पढ़े हुए हैं ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ये 5 तरह के प्लांट्स होते हैं। इनमें से जो सबसे एडवांस प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उन एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स बनते हैं और उन फ्लावर्स से आगे चल करके क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो सबसे मोस्ट एडवांस है एट प्रेजेंट टाइम हमारी अर्थ के ऊपर। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सर, जब वो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या वो भी एम्ब्रियो बनाते हैं क्या? हाँ, उनके अंदर भी एम्ब्रियो बनता है। जो प्लांट का छोटा एम्ब्रियो होता है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो उनके सीड में प्रेजेंट होता है। उनका जो बीज होता है उसके अंदर वो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो पता है आपको, जब हम उस बीज को जमीन में सो करते हैं, यानी जमीन के अंदर बोते हैं उस बीज को, तो वहां से नया प्लांट बनता है। तो जो सीड के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है ना, वही एम्ब्रियो आगे चल करके क्या करता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करता है, तो उस प्रोसेस को पढ़ेंगे हम, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये जो सीड्स होते हैं वो कैसे बनता है, फ्रूट जो होते हैं वो कैसे बनता है, मेल गैमेट कहां बनते हैं, फीमेल गैमेट्स कहां बनते हैं इन फ्लावर्स के अंदर, वो सारी स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर बनने की जो प्रोसेस होती है, मेल गैमेट्स कैसे बनता है, फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, उन सभी की प्रोसेस, उनकी स्ट्रक्चर, ये सारा प्रोसेस जो है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 12th का। यहाँ देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर दिखा रखा है। इस फ्लावर के अंदर ये पेटल्स होती हैं, आपको पता ही, ठीक है। यहाँ ये पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। ये फीमेल पार्ट दिखा रखा है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, काम कैसे करता है, क्या फॉर्मेशन करता है, कहाँ इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हाँ, कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्लांट की ही किसी पार्ट से नया प्लांट बन जाना, ठीक है ना, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि उनके अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चल करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इन्फ्लोरेसेंस and flowers, and the floral parts shows the amazing range of adaptations to ensure the formation of end products of the sexual reproduction, the fruits and the seeds। ये बोलता है कि हमारे आसपास अगर हम देखें तो प्लांट्स जो होते हैं वो कितने सारे और कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो शो होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स, ठीक है ना। उनके अंदर पेटल्स जो होती हैं, उनका कलर, उनका शेप, ये सारे जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। अच्छा, वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट्स जो होता है उनको क्या करवाना होता है, पॉलिनेशन करवाना होता है। यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं या पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स, उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचाना होता है। तो उनको इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना होता है। जब वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए वो कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें फ्लावर्स के कलर, शेप, साइज सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। और उनको एंड प्रोडक्ट बनाना होता है क्या, फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स और सीड बनाना होता है, करेक्ट। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कलर अलग। कुछ फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं जो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। कलर्स जो होते हैं अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपने सुना होगा जो फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स, उनका ना काम तो ये होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करवाना। तो साइंटिस्ट तो क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि जो फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट है। यानी प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होगा उसकी साइट होती है वो फ्लावर्स। लेकिन हमने क्या किया,
हमने फ्लावर्स जो है ना उनके जो कलर है उनको अपनी जो फीलिंग्स होती है उसके साथ में अपने ने क्या कर लिया, एक तरीके से जोड़ लिया, हम कहते हैं ना। ठीक है, व्हाइट कलर का फ्लावर जो होता है अगर वो हम किसी को देते हैं तो उसका मतलब कुछ अलग होता है, जैसे पीस, ठीक है ना, शांति, या कभी कभी दुख व्यक्त करने के लिए भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं वो यूज कर लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं येलो कलर के फ्लावर्स जो होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रेंडशिप शो करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ब्लू कलर के फ्लावर्स जो होते हैं ना कई बार वो सिंपैथी दिखाने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति जो होता है वो बीमार होता है, ठीक है ना, तो उसको एक तरीके से बोलते हैं ना कि वो गेट वेल सून जो होता है हम बोलते हैं, उसके लिए हम ब्लू फ्लावर दे सकते हैं। रेड फ्लावर इसलिए दिया जाता है बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो कलर्स होते हैं ना उनको हमने अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ दिया। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सारे कलर्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर की। देखिए, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावर जो होता है ना वो एक ऐसा जो है ऑर्गन है प्लांट्स का जो कि हमें आश्चर्यचकित यानी फैसिनेट किए बिना, यानी हमें चौंकाए बिना नहीं छोड़ता, क्योंकि कितने अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं वो हम खुद देख करके क्या, हम खुद जब उनको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार कितना सुंदर है फ्लावर, ठीक है ना, कैसे ये प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ऐसी सारी चीजें जो होती है वो हमें फैसिनेट करती है। तो देखिए क्या है, ह्यूमन बींग्स हैव had an intimate relationship with the flowers since time immemorial, यानी कि पुराने टाइम से क्या है, ह्यूमंस जो है उन्होंने फ्लावर्स के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो फीलिंग्स के साथ बनाता आया है। ठीक है, या बना लिया है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, religious and the cultural value. They have always been used to the symbols of the conveying important human feelings, देखा है ना, such as love, affection, happiness, grief, mourning आदि। तो ये सारी फीलिंग्स जो होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। ये फ्लावर्स है, ये उसके अलग अलग पार्ट्स है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने फ्लावर्स के पार्ट्स ही दिखा रखे हैं। देखो यहाँ पर देखो फ्लावर्स है और फ्लावर के क्या है, अलग अलग पार्ट दिखा रखे हैं। फ्लावर जो होता है ना वो जिस जगह पर लगा हुआ रहता है, ये जगह दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इसी जगह पर रखे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं थैलेमस, या इसी का बुक में नाम कई बार दे रखा होता है रिसेप्टेकल, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। ओके, थैलेमस है। उसके बाद देखो आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती है आपको, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या करती है पता है क्या, जब फ्लावर जो होता है वो क्लोज होता है, यानी कि वो जब अपनी बड स्टेज में जो होता है ना तब ये उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं। ये क्या होता है सर, ये सेपल है, ठीक है। लेकिन ये सिंगल जो है ना, ये सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ग्रीन स्ट्रक्चर जो है उसको हम सेपल बोलते हैं। लेकिन क्या ये एक ही होती है क्या, नहीं सर, ये तो बहुत सारी होती है ना। तो इसका जो पूरा वोरल होता है, वोरल मतलब इसका जो पूरा साइकिल है जिसमें ना 5, 7, ठीक है, या 10 तक सेपल्स हो सकते हैं। तो वो जो पूरा साइकिल होता है ना उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, आपको पता है 11th में आपने पढ़ा होगा, सेपल्स जो होता है ना उनका ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, उसको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये बाहर सेपल्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो कलर्ड पार्ट होता है, ये होती है पेटल्स, ये होती है पेटल्स। और आपको पता है पेटल भी एक तो होने से नहीं, इनका भी पूरा क्या होता है, वोरल होता है। इनका जो वोरल यानी इनका जो साइकिल होता है इसको क्या बोलते हैं, इस पेटल के साइकिल्स को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला कहते हैं। सिंगल है तो पेटल है, और अगर बहुत सारे ग्रुप में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोरोला बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेल पार्ट की। ये मेल पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये मेल पार्ट जो होता है, ये रहा देखो मेल पार्ट। मेल पार्ट जो होता है ना वो होता है स्टेमन, और स्टेमन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर फर्स्ट एन एंथर एंड नंबर सेकंड इज अ फिलामेंट। तो ये आपको जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये से पतली सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कैसा होता है, ये दो चैम्बर में डिवाइडेड दिखाई देता है ऐसे यू। इन चैम्बर्स को बोलते हैं लोब। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, दो ऊपर की तरफ क्या होता है, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर कह देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका एंथर है और नीचे वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका फिलामेंट है। ठीक है, देखो बहुत सारे हैं यहाँ पर स्टेमन्स, ये मेल पार्ट होता है। और आपको पता है स्टेमन जो होता है वो एक से ज्यादा होता है, और उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो मेन सबसे अंदर की तरफ है, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये फोर्थ पार्ट है फीमेल पिस्टिल। सबसे बाहर होता है सेपल, उसके बाद होते हैं पेटल्स, उसके बाद होता है स्टेमन्स, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है ना दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर की तरफ जो होता है ना, ऊपर की तरफ जो पार्ट लगा होता है जैसे जस्ट लाइक प्लेट, ये प्लेट की जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा।
ए पॉइंट में देता हूं, ये स्टिग्मा है। फिर यहां पर एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज अ स्टाइल। और जो लास्ट में नीचे की तरफ जो फूली हुई सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, दैट इज ओवेरी। पता है यहां पर ऊपर की तरफ स्टिग्मा और स्टाइल जो होता है वो एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाता है, लेकिन ओवेरी जो होती है ना वो आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे मेन पार्ट जो होता है ना, ये फीमेल पार्ट जो होता है, इसका मेन पार्ट ओवेरी है, जिससे आगे चल करके फ्रूट बनेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद तो ये बाकी एंड्रोशियम, पेटल्स, ये सब भी जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो शेड आउट हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ओवेरी जो होती है वो इसके साथ अटैच रहती है और वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो ये थे फ्लावर्स और इस फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स। आगे देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहले मैं आपको ना मेल पार्ट के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताऊंगा। अपनों ने ना यहाँ पर क्या किया, देखो 4 स्ट्रक्चर पढ़ी अपनों ने। देखो मैं इसमें बता देता हूं। सबसे पहला होता है सेपल, करेक्ट। ठीक है, दूसरा होता है पेटल्स, सेकंड। थर्ड होता है स्टेमन और फोर्थ होता है पिस्टल। अपनों ने 4 स्ट्रक्चर देखी। इनमें जो सेपल और पेटल्स जो होते हैं ना वो एसेसरी स्ट्रक्चर्स होती है। क्यों? क्योंकि सेपल जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, सेपल्स जो होते हैं वो बड स्टेज जब होते हैं, जब फ्लावर खुला हुआ नहीं होता, जब फ्लावर क्लोज होता है, तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और अगर मैं बात करूं पेटल्स की, तो पेटल्स जो होती है वो कलर्ड होती है और वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए। और जो मेन पार्ट होते हैं ना, जिसको हम स्टेमन और पिस्टल बोलते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहे जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहे जाते हैं किसी फ्लावर के। ये सेपल्स और पेटल क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी पार्ट्स हैं। स्टेमन्स और पिस्टल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी हम क्या करेंगे, जो स्टेमन और पिस्टल जो है ना, हम मेन इनके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, यहां मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होगा, आगे की तरफ ये दिखा रखा है, देखो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनेंगे प्लांट में, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले वो बनते हैं। मेल गैमेट या फीमेल गैमेट कहां होंगे, बनेंगे, और वो कहां बनेंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ लाइंस दे रखी है, देखो ये बोलता है सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लोरल प्रिमोडियम। ये कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट के अंदर पहली बार फ्लावर आना स्टार्ट होता है ना, उस दौरान क्या होता है, प्लांट में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो वहां पर फ्लावर्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। जो प्लांट्स जो होते हैं ना, उसके टिप के ऊपर, साइड में, लिटरल ब्रांचेस के ऊपर क्या होता है, फ्लावर्स आने लगते हैं। और वो फ्लावर्स जो होते हैं ना, अगर मैं बात करूं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण आता है। क्या हुआ, सबसे पहले कुछ हार्मोन बनने स्टार्ट हुए प्लांट में, कुछ हार्मोन बनने स्टार्ट हुए। उन हार्मोन बनने के कारण क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस आया। स्ट्रक्चरल चेंजेस आया तो छोटे छोटे क्या बनने लगी, फ्लोरल बड्स बनने लगी। फ्लोरल बड्स बनने लगी तो हमें पता लगने लगे कि भैया अब यहां से फ्लावर जो है वो निकलेंगे। ठीक है ना। तो जो अगर मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आगे चलने के बाद क्या होता है, फ्लावर्स बनने से थोड़ा सा ठीक पहले हमें पता चल जाता है कि यहां से क्या होगा, फ्लावर निकलेगा। तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आता है और फ्लोरल बड बनती है, और वहां से क्या होता है, कुछ टाइम बाद फ्लावर बन जाता है। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंसेस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंसेस जो होते हैं यानी कि वो जगह जहां पर क्या होगा, फ्लावर्स लगे रहेंगे। तो वहां पर शुरुआत में क्या बनती है, फ्लोरल बड्स बनती है, और फ्लोरल बड्स जो होती है वो आगे चल करके कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर्स के अंदर। ओके, in the flower the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। अब क्या होता है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है गाइनोशियम। करेक्ट। The androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है वो क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहे जाते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा होते हैं, स्टेमन्स एक से ज्यादा होता है, तो उनका जो साइकिल होता है, ठीक है ना, उनका जो ओरल होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो भी कई बार क्या होता है, ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो उस पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है, ओरल जो होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम कह देते हैं।
देखिए, अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें मेनली 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। स्टेमन अभी पीछे की तरफ देखा था, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है? कुछ स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं बात करूं के अंदर कुछ ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल यू स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे तो 2 ही बनाई है मैंने, पर वास्तव में कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? बनते हैं हमारे तो क्या प्लांट के, इनके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो हमें क्या करना है? शुरुआत में हमें पढ़ना है स्टेमन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है। यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है, ये जो मैंने पिंक कलर की स्ट्रक्चर बनाई है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इनके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो हमें पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर की भी स्टडी करनी है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी देखना है और स्टेमन भी देखना है। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं स्टेमन के साथ। देखिए, यहां पर ये मैंने एक स्टेमन दिखा रखा है। ठीक है, ये एक स्टेमन जो होता है उसके 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको। एक पार्ट जो होता है वो दिख रहा है एक फिलामेंट, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, और दूसरा जो अपर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है दैट इज एंथर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 2 पार्ट से बना हुआ है ना। ये जो इसका जो हर एक पार्ट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं लोब। ये होता है लोब, दैट इज लोब। ठीक है, और उसके बाद अगर बाय चांस मैंने क्या किया, इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा, यानी इस एंथर को ऊपर से काट देते हैं, तो वो एंथर कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो, दिख रहा है ये एंथर? ठीक है ना, इस एंथर के अंदर क्या दिखाई दे रही है आपको? ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये देखो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर, क्यों ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? ये जो स्ट्रक्चर है ये होंगी पोलन सैक्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगा। पोलन सैक्स जो होता है वो ऐसे चैम्बर्स होते हैं जहां पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, वो मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर होने के बाद क्या होता है, यहां से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ दरार बनती है जहां से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बाहर रिलीज किए जाते हैं, वो लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको, ये है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। द 2 पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टेमन, the long and the cylinder stalk called the filament and the terminal generally is bilobed। देखो लिखा हुआ है bilobed, जो टर्मिनल पार्ट होता है वो bilobed होता है। that structure is called anther। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथर कह देते हैं। उसके बाद देखिए, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower। ये जो proximal पार्ट होता है फिलामेंट का, ये वाला पार्ट होता है, जो वाला पार्ट जो होता है इसको proximal पार्ट बोलते हैं। ये है proximal पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट ये किससे जुड़ा हो सकता है? ये नीचे की तरफ या तो जुड़ा हुआ हो सकता है थैलेमस के साथ में, और या वो जुड़ा हो सकता है पेटल्स के साथ में। देखो कैसे, अगर ये एंथर कुछ ऐसे लगा हुआ होता है, एंथर कुछ ऐसे लगा हुआ है, तो कहां? थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसको थैलेमस बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जहां पर फ्लोरल के सारे पार्ट्स लगे होते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरी, मान लो ये पेटल लगी हुई है, और अगर ये इसका हिस्सा जो है पेटल के साथ जुड़ेगा, ये देखो यू, तो क्या ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ है? ये थैलेमस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2014 के अंदर। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किसके साथ में अटैच रहता है? वो या तो थैलेमस के साथ में अटैच रहता है, देन या वो पेटल के साथ अटैच रहता है फ्लावर के। ठीक है, देखिए, the number and the length of stamens are variable in flowers of different species। यानी अलग अलग स्पीशीज के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्टेमन्स के नंबर जो होते हैं और या उनकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल हो सकती है। इफ वी कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम द फ्लावर्स, ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, मान लो कोई 10 फ्लावर्स लिए मैंने अलग अलग तरह के, और उनके स्टेमन्स मैंने कलेक्ट किए, और इसने लिखा है ईच फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि हर एक स्टेमन अलग स्पीशीज का होना चाहिए, अलग स्पीशीज के फ्लावर से अलग किया होना चाहिए, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड। और अगर मैं उसको स्लाइड पे रख करके उनकी स्टडी करूं, देन वी एबल टू अप्रिशिएट अ लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। तो हम देखेंगे कि सारे के सारे जो स्टेमन्स है ना, उनका साइज शेप जो होता है, ठीक है ना, वो कई
अलग अलग तरह का, या हो सकता है उनमें कई वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद यहां पर क्या किया है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही पार्ट इसने क्या किया, जैसे एंथर है उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा। ट्रांसफर सेक्शन किसको बोलते हैं, ये वाला लेवल जो होता है ना, यू टेढ़ा काटना, उसको ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा काटा जाता है तो उसको एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। तो हमने क्या किया, एंथर लिया और उसको ट्रांसफर सेक्शन से काटा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ अंदर की तरफ क्या होती है, अंदर की तरफ 4 चैम्बर्स दिखाई देते हैं आपको, छोटे छोटे चैम्बर्स दिखते हैं। उन चैम्बर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाती है और वो पोलन ग्रेन से भर जाती है ना, तब उनको नाम दिया जाता है पोलन सैक। ठीक है ना, उनको पोलन सैक बोल देते हैं, ये पोलन सैक है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स है और वो लाइन ऑफ डाइसेंस ये पीछे अभी देखा ही था आपने। ठीक है, इसके बाद देखिए, A typical angiosperm anther is bilobed। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। आपको बाहर से देखने पर वो 2 पार्ट में दिखेगा। Each lobe having 2 theca। For example, they have a diathecus। Often the longitudinal groove runs to the lengthwise separating to these theca। ये बोलता है देखो कैसे, अगर मैं इस एंथर को काटता हूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको, और ये आपको 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और मैंने यूं काटा है इसको। ठीक है, ये एंथर है। एंथर को जैसे मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा तो आपको दिखाई देने लगा कि यहां पर क्या है, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां से लेकर के ये एक पोर्शन, ये एक लोब है, ये एक लोब है। और वो दूसरा वाला जो हाफ पार्ट है वो कैसा है, वो दूसरा लोब है। अगर मैं बात करूं एक लोब के अंदर आपको कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं चैम्बर्स या कॉर्नर्स, चैम्बर्स, या इसी को हम थीका भी बोल सकते हैं, इसको थीका कह देते हैं। तो क्या आपको एक लोब में 2 चैम्बर या 2 थीका दिखते हैं, एक लोब में कैसे 2 चैम्बर या 2 थीका दिखते हैं, तो इसीलिए वर्ड आया यहां पर डाइथीकस। देखिए देखिए, ये बोलता है द एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। ईच लोब जो है उसके पास कितने हैं, 2 थीका है, 2 थीका है उनके पास। ये देखिए, ईच लोब हैव 2 थीका, करेक्ट। So they are also called diathecus। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating to the theca। उसके बाद देखिए, यहां बताता हूं, देखो ये रही, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ये इन दोनों थीका को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ये थीका को क्या करती है, अलग करती है। यहां पर ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होती है जो कि इस दोनों थीका को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इस जगह भी पाई जाती है, इस जगह भी प्रेजेंट होती है और यहां पर भी होती है। ठीक है, लेकिन मेन ग्रूव जो है वो ये होती है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए, ये एक थीका, ये दूसरा थीका, ये तीसरा और ये चौथा थीका होता है। ये तो है थीका। अब इनके अंदर क्या होता है पता है क्या, जब हम इसको काटते हैं ना तो इनके अंदर ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है ना, 4 होती है, 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, हर एक थीका में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। इनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो टोटल होती है 4। अगर ये मल्टीपल होती है तो हम इनको नाम देते थे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, हर एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, वो अपनों ने पीछे की तरफ देखा था, अभी याद हो तो देखो, यहां पर ये रही, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अगर मैं इसको यूं काटूंगा तो इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो मुझे दिखाई देगी। तो ये इसको लॉन्गिट्यूड, इसका जो टीएस काटते हैं हम, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो इसका सिर्फ सर्कुलर पार्ट हमें दिखाई देता है। वो मैंने यहां इस जगह पर बनाया था, ये रहा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। 1 2 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमें दिखती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं
द एंथर इज फोर साइडेड, जिसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल। इसके पास क्या होती है, फोर साइड्स होती है, फोर कॉर्नर्स होते हैं, इसको टेट्रागोनल भी बोलते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब, यानी कि एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। सही बात है, सही बात है। देखिए ये देखिए, ये एक लोब है, यहां से लेकर के यहां तक का एक लोब है। एक लोब के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। और यहां पर अगर मैं बात करूं कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये सर इस लोब में भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल हो गई चार, और हर लोब में कितनी हो गई, दो। The microsporangia develop further and become pollen sacs। देखो मैंने कहा था ना, जब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो डेवलप हो जाती है, तब उनके अंदर जब पॉलन ग्रेन्स भर जाते हैं, बन जाते हैं, और तब उनको हम पोलन सैक बोल देते हैं। ओके, दे आर एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ एंड अदर, एंड दे आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया तो जो होती है ना, ये एंथर के अंदर लॉन्गिट्यूडिनली लगी होती है। यही सही बात, देखो यहां लगी हुई, यदि यू लगी हुई होती है, और इनके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं। हालांकि पॉलन ग्रेन्स जो होती है वो ये बनाती, दे आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, बात करूंगा माइक्रोस्पोरेंजियम की। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जो स्टैमन होता है, ये जो स्टैमन होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमने ये देखा कि स्टैमन का जो लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिलामेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एंथर की, तो एंथर के अंदर क्या क्या दिखाई देता है वो पढ़ी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, उसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजिया कैसी दिखाई देती है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। In the transfer section of a typical microsporangium, it appears near a circular outline। करेक्ट, अगर मैं बात करने की स्ट्रक्चर देखूं तो क्या एक सर्कुलर आउटलाइन के फॉर्म में दिखती है। हालांकि ये है यू लॉन्गिट्यूडिनली है, यू लॉन्गिट्यूडिनल है, बट ऐसे इसको अगर मैं काट देता हूं तो मुझे सिर्फ सर्कुलर आउटलाइन दिखेगी इसकी। क्या, इट इज जनरली सराउंडेड बाय अ फोर वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स है, देखना सिंगल लेयर नहीं है ये, लेयर्स एंड द टेपिटम, यानी कि चार लेयर्स जो होती है ना, वो इसके चारों तरफ मिलती है। और इनका जो सीक्वेंस है ना, इनका सीक्वेंस नेट में पूछा गया है। ठीक है ना, तो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, सेकंड होती है एंडोथीशियम, थर्ड होती है मिडिल लेयर्स, एंड द फोर्थ वन इज टेपिटम। तो बाहर से लेकर के अंदर की तरफ का जो सीक्वेंस है, ये जरूर ध्यान रखना। अभी बताता हूं, देखो then the outer three wall layers perform the function of protection and help the dehiscence of the anther। यानी कि जो शुरुआत की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होती है वो तो प्रोटेक्शन का काम करती है, और जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो एंथर को फटने में यानी डेहिसेंस में हेल्प करती है। ठीक है, एंड रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होती है उनको रिलीज करने में हेल्प करती है आउटर थ्री लेयर्स। लेकिन जो टेपिटम होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। वो क्या काम करती है, टेपिटम जो होती है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जब पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे होते हैं तब उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो उनको न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाती है टेपिटम। देखिए यहां देखिए, यहां पर जब इस एंथर को काटा गया तब इसके अंदर देखिए, यहां पर 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई गई थी। ठीक है, उसमें से किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या किया, इतना छोटा सा पार्ट इसका जूम करके देखा। जब इसके छोटे से पार्ट को यूं जूम करके देखा तो उसके बाद क्या दिखेगा आपको, सबसे बाहर की तरफ दिखती है एपिडर्मिस, सेकंड जो होती है वो होती है एंडोथीशियम, थर्ड जो होती है वो होती है मिडिल लेयर्स, और द फोर्थ वन जो होती है उसको हम बोलते हैं टेपिटम। तो चार लेयर्स जो होती है वो मिलती है, और अंदर की तरफ क्या होती है पता है आपको, अंदर की तरफ कुछ स्पेशल सेल्स दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, या इनको पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। इनका काम भी अभी मैं बताऊंगा, देखना। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे अंदर वाली जो टेपिटम की लेयर होती है ना, उसका न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है, और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसा होता है, डेंस होता है, गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है इनका। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है, पहले एम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ
compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of the each microsporism. ये बोलता है जब एक एंथर यंग है, ठीक है ना, जब एक एंथर बना है, जिस ताजा ताजा बना है एंथर, तो पता है क्या होगा, ये बोलता है कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सेल्स होती है, कनेक्टिव है, ये कनेक्ट रखने का काम करेगा यू। यहाँ छोटी छोटी सी सेल्स भरी हुई होती है, ठीक है, और ये सेल्स कैसी होती है, सारी एक जैसी होती है, इसीलिए पता है क्या इन्होंने लिखा है कि होमोजीनस सेल्स, ठीक है, कंपैक्टली यानी एकदम बहुत ज्यादा पास पास में रहती है, ठीक है ना। और ये जो सेल्स होती है ना, इनका जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क्स सेम, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो एक जैसी सेल्स जो होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो यहाँ पर जो टिश्यू बनता है, यहाँ पर जो अंदर की तरफ सेल्स हैं वो पोलन ग्रेन्स नहीं है, वो पोलन ग्रेन्स नहीं है, जो अंदर की तरफ अभी जो सेल्स है ना, उनसे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, अभी बने नहीं है, अब बनेंगे उनसे। तो अभी जो सेल्स है ना, उन सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और उसकी जो हर एक सेल है ना, उस हर एक सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, एक बार सुन लो, एक बार ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाई है, ठीक है ना, उन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में से मैंने एक बनाई, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम बनाई, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर मैंने यहां पर देखो छोटी छोटी सी सेल्स बना दी है, यहाँ इस जगह पर छोटी छोटी सी सेल्स बना दी। ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। और इस टिश्यू की हर एक सेल जो होती है, ये तो पूरे टिश्यू का नाम दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू, हर एक सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसको बोल देते हैं। ये पोलन ग्रेन्स नहीं है, अब पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इनसे ध्यान रखना ये, ठीक है ना। अभी देखो तो यहां पर क्या होता है पता है क्या, जो छोटी छोटी सारी जो है पोलन मदर सेल्स होती है, उनसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उससे भी पहले एक छोटा सा स्टेप आता है बीच में, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर बनना, ठीक है। देखो यहां पर ये क्या था, अभी मैंने बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो पोलन ग्रेन नहीं है, वो पोलन ग्रेन बनाएगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इसकी प्लॉइडी पता है क्या होती है, इसकी प्लॉइडी होती है 2n, ये डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट कितने होते हैं, क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है ना। हैप्लॉइड जो होती है उसमें क्रोमोसोम का सेट एक ही होता है। तो यहां पर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इतना हमें पता चल गया सर, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ना, ये 2n है, ये भी पता चल गया सर। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, ठीक है ना। जब ये मियोसिस करती है तो आपको पता है कि जब एक 2n सेल मियोसिस करती है तो उसके 2 स्टेप होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है ना, उसमें 2 सेल्स बनती है, फिर मियोसिस सेकंड होता है, उसमें 2 सेल बनती है। देखो कैसे, मान लो ये मैंने कोई एक सेल उठाई, ठीक है ना, ये एक सेल थी, इसको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल, पीएमसी बोल देता हूं मैं एक बार शॉर्ट में इसको, पोलन मदर सेल। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट होगा। फिर इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा, ये होगा मियोसिस सेकंड। ये मियोसिस सेकंड, ये मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो पता है 4 सेल्स बनेंगे, और चारों के चारों सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम का सेट केवल एक एक सेट पहुंचता है खाली इनके अंदर, और ये होता है, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं माइक्रोस्पोर्स सर,
किससे बन रहा है? एक पोलन मदर सेल से बन रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर एक पोलन मदर सेल है क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो बहुत सारी पोलन मदर सेल्स है। तो सबसे चार चार जो है ना माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर सोचो कितने सारे बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है ना। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में यानी एक जो सर्कुलर आपको पोर्शन दिख रहा है उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स है क्या? नहीं, अभी भी माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन्स नहीं है। माइक्रोस्पोर्स जो है वो आगे चल करके अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, उसके बाद उन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहेंगे, ठीक है ना। अभी भी पॉलन ग्रेन्स नहीं बने। सब बोलोगे कि सर क्या क्या अंदर अंदर तक घुसे जा रहे हो, पर है, क्या करें, ठीक है। क्या किया था मैं एक बार फिर से बताता हूं, ठीक है ना। देखो, अपने शुरुआत में देखा था कि ये एक क्या था, ये एक स्टेमन था, ठीक है। उसके ऊपर वाला पोर्शन एंथर था। मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा। जैसे मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, मैंने देखा कि उसके अंदर चार आउटलाइन जो है वो बनी हुई कुछ सराउंडिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। उनको हमने क्या बोला था? उनको हमने बोला था माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। चार होती है, सिंगल होती है तो उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि उसके बाहर की तरफ जो आउटलाइन है वो कितनी है? चार है, ठीक है। एपिडर्मिस थी, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपिटम। आउटर थ्री जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, और जो इनर लेयर जो होती है टेपिटम, वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है। अब मैं अगर बात बताता हूं कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ टिश्यू भरे हुए होते हैं। उस टिश्यू को क्या, उन टिश्यू को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। उसके अगर मैं सिंगल सेल की बात करूं, अगर मैं सिंगल सेल देखता हूं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ये जो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के थ्रू क्या करती है? 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर जो होंगे ये आगे डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे। देखो, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरो वर्ड आया है माइक्रोस्पोर के लिए, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, उसका बनना। तो क्या होता है? एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स, ठीक है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। पता है 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो जो 4 का ग्रुप होता है ना उसको हम टेट्राड बोलते हैं, ठीक है ना। Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। यानी कि हर एक सेल जो होती है, अभी देखा ना अपने बहुत सारी पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी उसके अंदर, हर एक सेल जो होती है वो आगे चल करके 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो बना सकती है, ठीक है। इसको हम 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। ये पता है क्या? ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये जैसे मान लो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं। शुरुआत में जब माइक्रोस्पोर बने होते हैं तो ये ऐसे 4 के ग्रुप में जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राड। फिर बाद में पता है क्या होता है? बाद में ये अलग हो जाते हैं और 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। आफ्टर सेपरेटिंग, अलग होने के बाद ये 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राड बोलते हैं। सर ये आपस में जुड़े हुए कैसे होते हैं? हालांकि कुछ बुक्स जो होती है ना वो इसको लिखती है और कुछ बुक्स नहीं लिखती। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, इसके बीच बीच में क्या होती है? कैलोज की लेयर होती है। एक लेयर, एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है कैलोज प्रोटीन। तो कैलोज प्रोटीन के कारण क्या होता है? ये अटैच रहती है। कैलोज प्रोटीन होती है जो इनको अटैच करने में हेल्प करती है, एक दूसरे के साथ चिपकने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या होता है पता है क्या? एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम जो होता है वो कैलोज लेयर को क्या करता है? घोल देता है, बीच में से उसको डिसॉल्व कर देता है। तो सारे के सारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये कैलोज एंजाइम सिक्रीट कौन करता है? कैलोज एंजाइम सिक्रीट करने वाला भी टेपिडम सेल्स होती है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां की बात करते हैं। ये टेट्राड ऐसे होते हैं। ईच वन इज पोटेंशियल टू पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि हर एक जो टेट्राड जो होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर होता है वो आगे चल करके पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये बोलते हैं हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है उसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बना सके, ठीक है। The process of formation of microspores from a pollen mother cell, PMC बोलते हैं उसको,
through the meiosis is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of the 4 cells. They are called microspore tetrad. इसको हम टेट्राड बोलते हैं. ओके, आगे चलते हैं. देखिए, सुनिए ध्यान से. क्या थी, ये बोल रहा है कि एक पोलन मदर सेल थी जो कि डिप्लॉयड थी. ये दिखा रखा है यहाँ पे, पोलन मदर सेल है जो डिप्लॉयड है, उसको मैं 2n लिख देता हूं. उसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल्स बन गए. उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, ये 4 सेल्स बन गई. और 4 सेल्स का जो गुच्छा होता है यानी जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, बाद में ये चारों अलग हो जाते हैं और यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और सेपरेट होके पोलन ग्रेन्स बनते हैं. एक्चुअली मैं यूं बोलता हूं कि सेपरेट हो जाते हैं और वो सेपरेट माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल करके पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं. ऐसे होता है. ठीक है ना. अब मैं अगर बात करूं, जब ये सेपरेट होता है तो उसी के साथ उनके अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आगे चल करके एक पोलन ग्रेन बनाने का काम करते हैं. तो वो पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से. अब मैं बात करूंगा इसकी तीसरी पोलन ग्रेन के बारे में. तो पोलन ग्रेन डेवलप कैसे होता है मैं उसकी बात करूंगा. देखो ये क्या है, ये एक माइक्रोस्पोर था. अपने अभी देखे था 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक सेल से. सेल से क्या बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं. मैं एक की स्ट्रक्चर समझाता हूं, बाकी 3 जो होता है उसमें भी सेम वही प्रोसेस होती है. ठीक है. तो यहां पर ये क्या है, ये एक माइक्रोस्पोर है और ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है. अब होता क्या है, इनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, 2 वैक्यूल्स बनती हैं. ये वैक्यूल्स जैसे ही बनने लगती हैं, ये न्यूक्लियस जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है. उसके बाद क्या होता है, नीचे की तरफ जाने के बाद इसमें न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है. न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है. यहाँ सेल डिवाइड नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस 1 से 2 होता है. और न्यूक्लियर का जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन जो होता है वो भी अनइक्वल होता है. इक्वल डिवीजन नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन होता है न्यूक्लियस में भी. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो धागे जैसे फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस को डिवाइड करने का काम कर सकते हैं. ये एसिमेट्रिक स्पिंडल होते हैं. ठीक है. जहां पर क्या होता है, एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम होता है, इसीलिए अनइक्वल डिवीजन होगा. जब अनइक्वल डिवीजन होगा तो देखो एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और एक छोटा न्यूक्लियस बनता है. जो बड़ा न्यूक्लियस होता है ना उसका तो अमीबा शेप होती है, यानी शेप कैसी होती है, अमीबॉइड, अमीबा के जैसी होती है, बिगड़ी हुई सी शेप. और जबकि छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे स्पिंडल शेप का होता है, ऐसे. इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है, सेल वॉल आने लगती है. जब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल आने लगती है तब क्या होता है, ये 2 सेल्स जो होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है. तो अब देखो पता है क्या होता है, एक पोलन ग्रेन के अंदर, एक पोलन ग्रेन में एक पोलन ग्रेन है. उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी सेल होती है यहां पर. ये उसका न्यूक्लियस कैसा, स्पिंडल शेप. और बाहर की तरफ जो बड़ी वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और उसका न्यूक्लियस मैं ऐसे ही बनाता हूं. ये बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इसका. ये वेजिटेटिव सेल है और ये छोटी सी रिप्रोडक्टिव सेल होती है. तो आपको पता है एनसीईआरटी लिखती है कि बड़ी सारी वेजिटेटिव सेल जो होती है उसके अंदर छोटी सी रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो फ्लोट करती है. तो यहां पर क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स बन गया. ये पोलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 सेल होती है. अब अगर मैं बात करूं पोलन ग्रेन के साइज की, तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, गोल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन द डायमीटर. और इनका जो डायमीटर होता है, इनका डायमीटर लगभग होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स तक का. ठीक है. और देखते हैं, इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल. अब मैं बात करता हूं कि एक पोलन ग्रेन्स के ऊपर लेयर्स कौन कौन सी होती है. देखना, सुनना. हाँ, ऐसा बना देते हैं. ये रिप्रोडक्टिव सेल हो गई, ये वेजिटेटिव सेल हो गई. ठीक है. अब सुनते रहना, यहां पर जो लेयर्स होती है मैं उनकी बात करने वाला हूं. एक पोलन ग्रेन्स के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स हमें देखने को मिलती है. इसके बाद देखिए यहां पर बाहर की तरफ एक ऐसा लेयर दिखती है. तो एक पोलन ग्रेन जो होता है ना, एक पोलन ग्रेन उसके अंदर 3 लेयर्स दिखती है.
मेनली बाहर की दो होती है, लेकिन अंदर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जो वो तो सब में होती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या एक सेल है, सेल होगी तो सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी उसमें, ठीक है। तो पता है ये बाहर की जो लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एक्साइन, ये होती है एक्साइन, ठीक है। दूसरी जो लेयर मैंने बनाई हुई है ग्रीन कलर की, उसको हम बोलते हैं इंटाइन, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। पता है ये जो एक्साइन होती है ना, जैसे आपको दिखाई दे रही है ऐसे कांटे कांटे जैसे लेयर जो होती है, वो एक्साइन, ठीक है ना। इसके पैटर्न जो होता है वो हर एक पॉलन ग्रेन पर कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो एक्साइन होती है ये केमिकल की बनी होती है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी होती है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। आपको पता है स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो स्टिल नोन, अब तक का ज्ञात, अब तक जितना हमें पता चला है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना, जिससे कि ये एक्साइन बनी हुई होती है। ये जो एक्साइन होती है ना, ये जल्दी से खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि कोई एंजाइम, कोई एसिड, कोई बेस जो होता है ना, वो इसके ऊपर काम ही नहीं करता। इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स होता है ना, उसकी एक्साइन जो होती है ना, वो खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इसको कोई डिग्रेड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ जगह ऐसी दिखती होंगी जहां पर ये एक्साइन नहीं है, ये यहां पर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना। इन छेद को हम बोलते हैं जर्म पोर, ये होता है जर्म पोर। आगे बताऊंगा मैं। इन जर्म पोर से क्या होता है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब निकलती है इन जर्म पोर से, ठीक है। यहां पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी लेयर की, दूसरी लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है, और वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, वो डिग्रेड हो सकती है। फिर इसके बीच में क्या है, जो रेड कलर की लेयर अंदर की तरफ दिखा रखी है, वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर दो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली को, और छोटी वाली जो होती है उसको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, करेक्ट। देखिए अब देखना, अब इसको पढ़ते हैं। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, ठीक है, इसकी वॉल जो होती है वो दो लेयर्स की होती है। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, आउटर लेयर जो होती है उसको एक्साइन बोलते हैं। इट इज मेड अप फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नो, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन withstand the high temperatures and the strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. अब तक कोई भी एंजाइम पता नहीं चला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करते। Pollen grain exine has a prominent apertures called the germ pores, okay, where the sporopollenin is absent. तो जो germ pore होता है जहां से वो pollen tube निकलती है, वहां sporopollenin absent होता है। The pollen grains are, ठीक है, well preserved as a fossils because the presence of sporopollenin। इसका मतलब ये होता है कि pollen grains जो होते हैं वो fossils के फॉर्म में हमें मिलते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन होती है, तो वो डिग्रेड ही नहीं होती, ठीक है। तो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में कई pollen grains जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। The exine exhibits a fascinating array of the patterns and designs। मैंने बताया था ना, जो बाहर की तरफ एक्साइन होती है उसका पैटर्न और डिजाइन जो होता है वो अलग अलग pollen grains में अलग अलग हो सकता है। उसके बाद देखिए, द इनर वॉल ऑफ pollen grain is called intine। इनर वॉल जो होती है उसको intine कहते हैं। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप फ्रॉम सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है intine। द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by a plasma membrane। और जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये दोनों तो वॉल हो गई, ठीक है ना, और तीसरी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो गई। When the pollen grain is a mature, it consists two cells। जब pollen grain mature होता है तो इसके अंदर दो सेल्स होती है, the vegetative cell and generative cell। एक vegetative cell होती है और दूसरी generative cell या reproductive cell भी बोल सकते हैं। The vegetative cell is bigger, सीधी सी बात है, vegetative cell bigger होती है, and the abundant food reserve, और वो food reserve करती है, food store करने का काम करती है, and the large irregularly shaped nucleus। और उसके अंदर क्या होता है, बड़ा irregular shaped या amoeboid shaped nucleus होता है, okay। उसके बाद बात करते हैं, द जनरेटिव सेल इज अ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मैंने कहा था ना, जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है और वेजिटेटिव सेल में क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। ये जनरेटिव सेल है और ये बड़ी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। इट इज द स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। देख लो, स्पिंडल शेप की होती है, इसका न्यूक्लियस भी वैसे ही होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डेंस होता है, ठीक है। फिर ये बोलता है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are shed
एट दिस टू सेल्ड स्टेज। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जिनके अंदर दो सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं ये टू सेल्ड स्टेज है। ये वेजिटेटिव सेल है और ये रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सेल है। तो दो सेल वाली स्टेज जो होती है ना, जब इन प्लांट्स में टू सेल्ड स्टेजेस होती हैं, तब ये मैच्योर पॉलन ग्रेन्स मान लिए जाते हैं और वो शेड हो जाते हैं। शेड का मतलब झड़ जाते हैं, वो एंथर से बाहर निकल जाते हैं। 60% प्लांट्स में ऐसा ही होता है। तो बाकी बचे हुए 40% प्लांट्स में क्या होता है सर? In the remaining species, the generative cell divides mitotically and give rise to the two male gametes. Male gametes, दो मेल गैमेट्स बनाती है कौन? रिप्रोडक्टिव सेल या जनरेटिव सेल। देखो ये था पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। मैं एक बार ऐसे ही रफली बना देता हूं। यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनाया, ये पॉलन ग्रेन है। इसके बाद यहां पर ये रिप्रोडक्टिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस है। तो यहां पर पता है क्या होता है? यहां पर ही जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है ये मियोसिस करती है और मियोसिस करने के बाद सॉरी मियोसिस गलती से बोल गया, माइटोसिस करती है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिवीजन जिसमें बनने वाली जो डॉटर सेल्स होती है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, ठीक है ना, उसको माइटोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस करती है और दो मेल गैमेट्स बनाती है। यहां दो मेल गैमेट्स बन गए और ये तीसरी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहां पड़ा ही है। तो बताओ, मुझे बताओ, क्या ये थ्री सेल्ड स्टेज हो गई क्या? तो बाकी बचे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 40% प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ये सेल जो होती है, जनरेटिव सेल जो होती है, वो माइटोसिस करती है और माइटोसिस करके दो मेल गैमेट्स बनाती है। तो ये थ्री सेल्ड स्टेज होगी। जब थ्री सेल्ड स्टेज हो जाती है तब जाकर के क्या होता है? वो शेड होते हैं, वो एंथर से बाहर निकलते हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब सर जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दो सेल वाली स्टेज में निकल जाते हैं, क्या उनमें कभी थ्री सेल स्टेज आती नहीं है क्या? आती है, बिल्कुल आती है। अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको थ्री सेल स्टेज होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको दो मेल गैमेट्स हमेशा, ये दो मेल गैमेट्स बनते हैं इसके अंदर। अब आपको पता है क्या? आपको एक चीज जो होती है वो पता चली होगी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स वो मेल गैमेट नहीं होते, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ना पॉलन ग्रेन्स को कभी मेल गैमेट नहीं कहते। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर दो मेल गैमेट्स, ठीक है। तो वो जो दो सेल वाली स्टेज में निकल गए थे, क्या वो थ्री सेल कभी बनाएंगे नहीं? क्या बनाएंगे? जब वो फीमेल पार्ट पर पहुंच जाएंगे तब वो जाकर के थ्री सेल स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो 60% प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल पार्ट तक पहुंचने के बाद में क्या होते हैं? थ्री सेल वाले होते हैं। और 40% प्लांट्स जो होते हैं वो फीमेल पार्ट पर पहुंचने से पहले ही थ्री सेल वाले हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको बहुत जल्दी रहती है। तो ऐसा होता है। गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड थ्री सेल स्टेज। तो यहाँ पर जो दो मेल गैमेट बनाते हैं और उस दो मेल गैमेट जो होते हैं वो आगे चलने के बाद फीमेल पार्ट पर पहुंचने के बाद क्या होता है? वो थ्री सेल स्टेज वाले हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, pollen grains of many species cause severe allergies and the bronchial affections in some peoples, often leading to the chronic respiratory disorders, asthma and bronchitis etc. जब pollen grains हवा में उड़ते हैं ना, तो pollen grains जब हवा में उड़ेंगे तो उसके बाद क्या होता है? हवा में उड़ने के बाद ये pollen grains जो होते हैं कई बार हमारे नाक में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चले जाते हैं। तो सारी स्पीशीज के तो नहीं, कुछ स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी पैदा कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इस कारण से उनको ना पोलन एलर्जी बोलते हैं, यानी परागकण जो होते हैं पोलन ग्रेन्स के कारण जो एलर्जी होती है उसको पोलन एलर्जी कहते हैं। जब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाते हैं तो हमें छींकें आने लगती है, ठीक है ना, सांस नहीं आता ढंग से। तो ऐसे क्या होता है? अस्थमा जैसी या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां जो होती है वो पैदा कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम पोलन एलर्जी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, देखो पार्थेनियम, इसको हम बोलते हैं कैरेट ग्रास, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास बोलते हैं जिसको, दैट कम इनटू द इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद द इंपोर्टेड व्हीट हैज द बिकम ऑब्लिगेट्स, ठीक है, यूबिक्विट्स, ठीक है, इट हैज बिकम यूबिक्विट्स इन occurrence and the causes pollen allergy, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पार्थेनियम जो है या कैरेट ग्रास जो है वो इंडिया में आई
कब? जब बाहर से इंपोर्ट किया जाता था व्हीट। आपको पता है लगभग 1950 के आसपास हमारे इंडिया में इतना गेहूं, इतना व्हीट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, तो हम बाहर से गेहूं इंपोर्ट करते थे। जब बाहर से गेहूं इंपोर्ट करते थे ना, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, तो अमेरिका वाले पता है क्या करते थे? वो सड़ा गला जो घटिया क्वालिटी का गेहूं जो होता था ना, उसको है ना क्या कर देते थे, हमारे इंडिया में इंपोर्ट कर देते थे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर देते, मतलब वो तो एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया वाले इंपोर्ट करते थे। तो उसके साथ चिपक करके ये जो कैरेट ग्रास नाम के जो प्लांट है वो आया, और इसके पॉलन ग्रेन्स जो है वो कई लोगों में क्या करते हैं, पोलन एलर्जी पैदा करते हैं। और जो पोलन एलर्जी जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हे फीवर भी बोलते थे, कि हे फीवर पैदा करता है, हे फीवर। इस पोलन एलर्जी को क्या बोलते हैं? हे फीवर कहते हैं। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो होता है, इनसे जो पोलन एलर्जी होती है वो हे फीवर है, ठीक है। देखिए बात करते हैं एक स्लाइड की, उसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन वंस दे आर शेड, वापस से करेंगे सर एक बार, ठीक है, हाँ वही तो। देखिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। When once they are shed, the pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability if they have to bring about the fertilization। मतलब एक बार जब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से रिलीज हो जाते हैं, तो उनको पहुंचना कहां पर है? उनको फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचना है, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल पार्ट जो होता है उसका सबसे अपर पार्ट होता है। तो स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और उनको जब फर्टिलाइजेशन करना होगा तो वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना उनको, तो वो अपनी वायबिलिटी लॉस करें। वायबिलिटी का मतलब होता है कि उनकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है, ठीक है ना, जब वो जर्मिनेट होंगे और आगे चल करके क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्यूब बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, उसको हम बोलते हैं कि वो जर्मिनेट हो गए। तो क्या होता है, जब एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, तो स्टिग्मा की तरफ जा करके उनको क्या करना होता है? फर्टिलाइजेशन करना होता है। तो वो कितने टाइम में जाते हैं, वो कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं? वायबल का मतलब होता है वो कितने टाइम तक जर्मिनेशन कर सकते हैं। मान लो कोई पॉलन ग्रेन है वो आज निकला, मान लो कोई पॉलन ग्रेन है वो आज एक एंथर से निकला, और मान लो वो कल जाकर के पहुंचता है कहीं स्टिग्मा के ऊपर, इतने टाइम तक वो हवा में ही था, एयर में ही था। तो हो सकता है कि वो पॉलन ग्रेन अब अपनी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो खो चुका हो, लॉस कर चुका हो। तो सर कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकते हैं? वो सबका अलग अलग होता है। सब प्लांट्स जो होते हैं उनका जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो वायबिलिटी होती है, यानी उनकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये बोलता है देखो, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? आप क्या सोचते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अपनी वायबिलिटी कब तक रिटेन करके रख सकते हैं? फिर ये बोलता है द पीरियड ऑफ विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, यानी सबका क्या होता है, अपना टाइम पीरियड होता है, अलग अलग टाइम पीरियड होता है। एंड सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, और कुछ हद तक क्या होता है, उनके चारों तरफ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग टाइम पीरियड होता है वो कौन कौन सा होता है, हम उसकी बात करते हैं। देखो, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, pollen grains lost the viability within the 30 minutes of their release, and the sum of members Rosaceae, Leguminosae and the Solanaceae, ये फैमिलीज हैं, ठीक है ना। एक फैमिलीज के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, तो कौन कौन सी फैमिलीज है? Rosaceae, Leguminosae and the Solanaceae फैमिली जो है उनके अंदर दे मेंटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ्स, यानी कि कुछ सीरियल्स जो होते हैं जैसे राइस और व्हीट जो होते हैं उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अगर एक बार वो एंथर से शेड हो गए उसके बाद वो 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी जो है वो लॉस कर देंगे। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो क्या कर लेंगे, तो फिर वो जर्मिनेट करेंगे और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद पहुंचते हैं तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे वहां पर। इसीलिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कुछ मंथ तक अपनी वायबिलिटी जो है वो बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। मतलब अगर वो कुछ महीनों बाद भी अगर स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। You may have heard a storing semen sperms of the many animals including humans for the artificial insemination। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी मेल से स्पर्म जो होता है या सीमेन जो होता है वो स्टोर किया जाता है उसको, ठीक है, उससे लिया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर करके बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। और जब कभी जरूरत होती है तो उसको स्पर्म को या सीमेन को क्या किया जाता है, वहां से निकाला जाता है, निकाल करके फीमेल पार्ट का जो एग होता है या ओवम जो होता है उसके साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है, और वो भी आर्टिफिशियली, ठीक है ना। और या फिर जो सीमेन होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। तो ये प्रोसेस जो होती है इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, जो कि आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी भी। तो इसने बोला है कि आपने ना
कभी कभी सीमेन या स्पर्म्स जो होता है ना उनको स्टोर करने के बारे में सुना होगा। सर ये कहाँ स्टोर किए जाते हैं? ये स्टोर किए जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इतने कम टेम्परेचर पर जब सीमेन को स्टोर किया जाता है तो वो सीमेन जो होता है वो जैसे है ना वो वैसे ही पड़ा रहता है। जैसे आप मान लो ना किसी चीज को हम पॉज कर देते हैं, है ना, कोई चीज पॉज हो जाती है तो वहीं रुक गई। तो एग्जैक्टली क्या होता है, हम सीमेन या स्पर्म्स जो होते हैं वहां पर लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब हमें चाहिए तो वहां पर हम उस लिक्विड नाइट्रोजन से उसको निकालते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं और डायरेक्टली क्या कर देते हैं उसको फीमेल पार्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे सीमेन या स्पर्म्स स्टोर किए जा सकते हैं एग्जैक्टली वैसे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो भी स्टोर किए जा सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन बैंक जो होता है ना उनके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। इसी हिसाब से सीड बैंक होता है, सीड बैंक में सीड स्टोर किए जाते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स टू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज for years in a liquid nitrogen 196 degree centigrade. Such stored pollen grains can be used as a pollen banks similar to the seed banks. जैसे seed bank होता है वैसे pollen banks हो सकते हैं। In crops breeding programs और उन pollen grains का हम यूज कर सकते हैं crop breeding programs के अंदर। ओके तो आज का ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।